I am innocent, I am a decent man, I am kidnapped and still the president of my country. निकोलस मादुरो ने ये बात मैनहट्टन कोर्ट के जज के सामने कही। 5 जनवरी को मैनहट्टन के एक फेडरल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। क्या हुआ इस पेशी में, आज के राजदूत की शुरुआत इसी से करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रिया है और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल शो राजदूत देख रहे हैं। पैरों में जंजीर, ब्लू ऑरेंज शर्ट और खाकी पैंट पहने मादुरो अमेरिकी मार्शल्स के साथ कोर्ट में आए। कोर्ट रूम में घुसते ही उन्होंने जर्नलिस्ट और आम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोला। उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस भी थोड़ी देर बाद आई और उनके माथे पर बड़े बड़े बैंडेज लगे हुए थे। कराकस में जब अमेरिकी फोर्स ने उन्हें किडनैप किया तब ये चोटें उन्हें माथे पर आईं। दोनों ही ट्रंप के जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए नार्को टेररिज्म के केस में पेश हुए। दोनों ने हेडफोन्स लगाए क्योंकि सब कुछ अंग्रेजी में था और उन्हें स्पेनिश में ट्रांसलेशन चाहिए था। सामने बैठे थे जज एल्विन हेलरस्टीन। जज ने चार्जेस पढ़ने शुरू किए तो मादुरो ने धीरे धीरे अपना सर हिलाना शुरू किया। जज ने पूछा, क्या आप निकोलस मादुरो मोरोस हैं? मादुरो बोले, हाँ, मैं निकोलस मादुरो मोरोस हूँ। मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूँ। मुझे 3 जनवरी को मेरे घर से अगवा किया गया है। ये अपहरण है और मैं युद्धबंदी हूँ। मादुरो ने इतना बोला और जज हेलरस्टीन ने उन्हें टोक दिया। चार्जशीट की भी बारी आई वहीं पर और मादुरो ने जज से कहा कि चार्जशीट उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखी है, लेकिन वो चाहते हैं कि उसे अदालत में ना पढ़ा जाए, वो इसे खुद पढ़ना चाहते हैं। मादुरो ने कहा, मैं निर्दोष हूं, और ये कहते हुए नॉट गिल्टी वाली दलील दे डाली। स्पेनिश में भी दी, अंग्रेजी में भी दी। जैसे ही वो बैठे, उनके वकील ने उन्हें इशारों में समझाया कि उन्हें अदालत में ऐसा बोलना बंद कर देना चाहिए। इसके बाद उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस की भी बारी आई। उन्होंने खुद को वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी बताया और कहा कि वो पूरी तरह निर्दोष हैं। थोड़ी देर बाद मादुरो ने फिर बोलने की इजाज़त मांगी और कहा कि उनके नोट्स उनसे ना लिए जाएं। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनकी नोटबुक उन्हें रखने दी जाएगी। इस पेशी में मादुरो और फ्लोरेस ने जमानत नहीं मांगी, लेकिन भविष्य में ये मांगने का राइट दोनों ने सुरक्षित रखा हुआ है। दोनों के वकीलों ने मेडिकल केयर की मांग जरूर की है क्योंकि मादुरो की पत्नी को अपहरण के दौरान कुछ चोटें आई हैं। अगली सुनवाई की तारीख 17 मार्च तय की गई है। मादुरो का केस कौन लड़ रहा है? अमेरिका के जाने माने वकील बैरी पोलैक, वही वकील जिन्होंने कई साल तक विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज का केस लड़ा था। 2024 में उनकी रिहाई में बैरी पोलेक का एक अहम रोल था और असांज पर अमेरिका ने एस्पियोनेज एक्ट के तहत चार्ज लगाए थे। बैरी पोलेक न्यूयॉर्क की मशहूर लॉ फर्म हैरिस सेंट लॉरेंट एंड वेक्सलर के पार्टनर हैं, जिसका दफ्तर वॉल स्ट्रीट के इलाके में ही है। दफ्तर उसी फेडरल कोर्ट से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर है जहां मादुरो को पेश किया गया। अब पोलेक मादुरो के निजी वकील के तौर पर यह केस लड़ेंगे। अमेरिकी सरकार ने मादुरो पर अब तक ड्रग टेररिज्म की साजिश, कोकीन की तस्करी, मशीन गन और खतरनाक हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका ने मादुरो को नार्को आतंकवादी भी कहा है और अवैध राष्ट्रपति तक कह दिया है। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो मादुरो को उम्र कैद तक की सजा भी सुनाई जा सकती है। एक तरफ कोर्ट में मादुरो पेश हो रहे थे, दूसरी तरफ यूएन इमरजेंसी मीटिंग कर रहा था और ये मीटिंग भी 5 जनवरी को हुई। मीटिंग में अमेरिका की जमकर आलोचना हुई है। यहाँ तक कि अमेरिका के अपने करीबी देश या फिर कहें जो दोस्त देश हैं, उन्होंने भी अमेरिका को खूब सुनाया है। साथ ही ये भी कहा कि मादुरो को पकड़ने का मतलब इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा कि ट्रंप सरकार ने यूएन चार्टर को तोड़ा है। कोलंबिया की राजदूत लियोनोर ज़ालाबाटा ने इसे लैटिन अमेरिका में अमेरिका की पुरानी दखलंदाजी जैसा बताया। रूस और चीन ने तो सीधे सीधे मादुरो और उनकी पत्नी को छोड़ने की मांग कर ही दी है। अमेरिका से ये भी कहा गया कि आगे कोई सैन्य कदम ना उठाया जाए। गुटेरेस ने वार्निंग दी है कि इस घटना से वेनेजुएला में हालात और बिगड़ सकते हैं, पूरे इलाके में अस्थिरता फैल सकती है और ये दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल भी बन सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अब जरूरत बातचीत और नियमों की इज्जत करने की है, ना कि ताकत दिखाने की। दूसरी बार ऐसा हुआ था जब यूएन को अमेरिका वेनेजुएला को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़े। अमेरिका ने वहां अपना बचाव किया। हर बार की तरह अमेरिका कह रहा है कि ये कोई युद्ध नहीं था बल्कि कानून लागू करने की कार्रवाई थी। यूएन में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ज ने कहा कि मादुरो कोई वैध राष्ट्रपति नहीं बल्कि ड्रग से जुड़े अपराधी हैं। उनकी गिरफ्तारी से लैटिन अमेरिका और भी ज्यादा सुरक्षित हुआ है। फ्रांस ने मादुरो के शासन की आलोचना भी की, लेकिन ये भी साफ कह दिया कि किसी देश में भी घुसकर आप ऐसे सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ये गलत है।
कई लैटिन अमेरिकी देशों जैसे कि ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, चिली, क्यूबा ने भी इस मामले पर चिंता जताई है और उन्होंने बैठक में बोलने की मांग की है। रूस के राजदूत ने कहा कि अमेरिका फिर से दुनिया का पुलिस वाला बनने की कोशिश कर रहा है और बाकी देशों को ऐसी नीतियों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। वेनेजुएला के यूएन राजदूत ने कहा कि अगर किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह पकड़ना और फिर बमबारी करना आम मान लिया गया तो दुनिया को यह संदेश जाएगा कि कानून की कोई अहमियत है ही नहीं और ताकत ही सब कुछ है। चीन की बात करें तो वो पहले से ही मादुरो और उनकी पत्नी के अपहरण के खिलाफ था, लेकिन चीन के सोशल मीडिया पर अमेरिका के इस मिलिट्री ऑपरेशन की तारीफ हो रही है। 5 जनवरी 2026 तक चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर मादुरो को पकड़ने से जुड़ी खबरों को 65 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कई यूजर्स ये कहने लगे हैं कि अमेरिका की ये कार्रवाई चीन के लिए एक मॉडल हो सकती है, खासकर ताइवान को लेकर। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने अपने पड़ोस में किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लिया तो चीन ताइवान के नेता के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपना हिस्सा बताती आई है, जबकि उसने कभी उस पर शासन नहीं किया। चीन कई बार ये कह चुका है कि जरूरत पड़ी तो वो ताकत के बल पर भी ताइवान को अपने में मिलाएगा। पिछले कुछ सालों में चीन ने ताइवान पर सैन्य दबाव भी बढ़ाया है, मिलिट्री एक्सरसाइज भी की हैं। सोशल मीडिया पर भले ही ताइवान के नेता को पकड़ने जैसी बातें चल रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो चीन का रुख एकदम अलग रहा है। अभी चीन अमेरिका पर फोकस कर रहा है। फिलहाल चीन ने अमेरिकी कार्रवाई को दादागिरी बताया है और इसी सिलसिले में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने इनडायरेक्टली अमेरिका को सुनाया है। जिनपिंग ने कहा कि एक तरफा दबाव और धमकाना इंटरनेशनल ऑर्डर को कमजोर करता है और बड़ी ताकतों को चाहिए कि वो इस ऑर्डर का सम्मान करे और एक बेहतर एग्जाम्पल पेश करे। चीन की सरकारी मीडिया ने भी इस मौके को अमेरिका की हिपोक्रेसी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने लिखा कि अमेरिका जिसे रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कहता है, वो असल में अपने मतलब के लिए की जाने वाली एक लूट है। अमेरिका के दोस्त दुश्मन सब उसके खिलाफ है, लेकिन ट्रंप वही कर रहे हैं जो उन्हें करना है। मादुरो को अगवा करने के बाद उन्होंने अपना मोहरा बनाकर डेल्सी रॉड्रिग्स को वेनेजुएला की राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठा तो दिया है। ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मशाडो को तो ट्रंप ने पहले ही बाहर कर दिया था। अब मारिया ये कह रही हैं कि वो अपना नोबेल पीस प्राइज ट्रंप के साथ शेयर करना चाहती हैं। मादुरो को पकड़े जाने के तुरंत बाद मचाडो ने कहा कि अब आज़ादी का वक्त आ गया है। तब लगा था कि शायद अब विपक्ष देश की कमान संभालेगा, लेकिन जल्दी उनकी उम्मीद टूट गई क्योंकि ट्रंप ने यह साफ कह दिया कि वो मशाडो को सपोर्ट नहीं करेंगे। ट्रंप का कहना था कि देश के अंदर मशाडो को ना तो खास सपोर्ट है ना ही कोई इज्जत है। इसके बावजूद मशाडो ने इंटरव्यू में ये कहा है कि उन्होंने नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को डेडिकेट किया है और उनका कहना था कि 3 जनवरी को अमेरिका ने जो कदम उठाया उसे बहुत लोग नामुमकिन मानते थे, लेकिन ट्रंप ने उसे करके दिखाया। मशाडो ने कहा कि ट्रंप ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं और 3 जनवरी का दिन इतिहास में याद रखा जाएगा, उस दिन के दौर पर जब तानाशाही पर न्याय की जीत हुई। उन्होंने इसे सिर्फ वेनेजुएला की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बड़ा पल बताया है। नोबेल मिलने वाले दिन यानी कि 10 अक्टूबर 2025 को वो बताती हैं कि उनकी ट्रंप से आखिरी बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। नोबेल पाने वाली मारिया पिछले महीने नॉर्वे गई थी और तब से वहां से नहीं लौटी हैं। उन्होंने कहा है कि वो जल्द अपने देश लौटना चाहती है। ट्रंप ने उन खबरों को भी खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि मारिया को इसलिए किनारे किया गया क्योंकि उन्हें नोबेल मिला है। ट्रंप ने कहा कि इसका उनके फैसले से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने अपनी राष्ट्रपति वेनेजुएला में भले ही बिठा दी हो, लेकिन वेनेजुएला में हालात अभी भी ठीक नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में मादुरो के पकड़े जाने के बाद भी दमन खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि और तेज हो गया है। कराकस में बंदूकधारी लोग घूम रहे हैं जो लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस तक चेक कर रहे हैं। शहर में दर्जनों मिलिट्री चेक पॉइंट लगाए गए हैं। विदेशी पत्रकारों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। वेनेजुएला के इंटीरियर मिनिस्टर डियोस्डाडो कैबिलो ने भी 5 जनवरी को देर रात कुछ फोटोज पोस्ट किए हैं जिनमें पुलिस वाले जगह जगह खड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम फोटोज में सिक्योरिटी फोर्स के लोग ऑटोमेटिक गन्स लिए दिख रहे हैं। एक वीडियो में लोग चिल्ला रहे थे कि हमेशा वफादार, गद्दार कभी नहीं। दूसरी तरफ यूरोप में हालात और खराब हो गए हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को भी अपना बनाने की धमकी दे दी है, जो डेनमार्क का हिस्सा है और एक नेटो देश का इलाका। अब इससे यूरोपीय लीडर्स काफी मुश्किल में हैं। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड का फैसला सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को करना है, किसी और को नहीं करना है। यूरोप के बड़े देश चुप रहे, लेकिन अब वो धीरे धीरे बोलने लगे हैं, पर अब भी ऐसा लग रहा है कि वहां पर ट्रंप को टैकल नहीं, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप की धमकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, पर ये धमकियां कितनी देर तक चलेंगी? इस पर वॉशिंगटन पोस्ट में अमेरिकी पत्रकार डेविड इग्नेटियस एक लेख लिखते हैं।
डेविड के मुताबिक पिछले करीब 30 सालों से हर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ यही एक दिक्कत रही है। ज्यादा ताकत मिलने के साथ ज्यादा घमंड आता ही है। यही घमंड कई बार सरकारों को गलत फैसलों की तरफ ले जाता है। ट्रंप जैसे नेता के लिए तो ये खतरा और भी बड़ा है, क्योंकि वो खुद को अपने सभी पूर्व राष्ट्रपतियों से ज्यादा समझदार बताते हैं, ज्यादा सख्त मानते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो चाहे ले सकते हैं, चाहे वो कोई राष्ट्रपति हो, कोई देश हो, उसके रिसोर्सेज हो, और उसको उसकी कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी। लेकिन असल दुनिया ऐसे नहीं चलती। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद ट्रंप नहीं रुक रहे हैं। उन्होंने क्यूबा को धमका दिया, कोलंबिया को कह दिया कि उसे एक बीमार आदमी चला रहा है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम की तो वो तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह देते हैं कि मेक्सिको पर कार्टल्स का राज है और वहां अमेरिकी सेना भेजनी चाहिए। यहाँ तक कि डेनमार्क का हिस्सा ग्रीनलैंड भी होने चाहिए। हाँ, बस इतना कहते हैं कि अभी 20 दिन तक इस बारे में बातचीत वो नहीं करेंगे। अब राष्ट्रपति की कुर्सी ही है कुछ ऐसी। अच्छे भले सावधान नेता भी कभी कभी हद से आगे बढ़ जाते हैं, और ट्रंप तो वैसे है ही नहीं सावधान किस्म के टाइप। वो देश के अंदर और बाहर पूरी दुनिया को ऊपर से नीचे तक नए सिरे से बदलना चाहते हैं। इसे अब पागलपन कहा जाए, एरोगेंस कहा जाए, या फिर तानाशाही सोच, लेकिन ट्रंप को लगता है कि अभी सब कुछ उनके पक्ष में जा रहा है। चीन और रूस को छोड़ दिया जाए तो बाकी देशों ने अब तक उन्हें रोकने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई ही नहीं है। ऐसे में वेनेजुएला का मामला ट्रंप की एक अहम लेकिन कम चर्चित आदत को दिखाता है। वो अपने अभियानों को बड़ी शुरुआत में जोश से शुरू करते हैं, लेकिन ताकत के प्रदर्शन के साथ ही वो धीमे होते जाते हैं, जैसे कभी टेडी रूजवेल्ट करते थे। आगे चलकर काम अक्सर बिखरा हुआ होता है और अधूरा रह जाता है। अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन तक कर दिया वेनेजुएला में, फिर भी कारकस में सत्ता नहीं बदली। वही पुराने ड्रग माफिया या फिर कहे वामपंथी नेता आज भी देश चला रहे हैं। बस यूं कहा जाए कि उनका सबसे बड़ा सरगना अब नहीं रहा। अब इसे आप अच्छा माने या फिर बुरा, ये सब आपके नजरिए पर है। मादुरो भले ही आज न्यूयॉर्क की एक जेल में बंद है, लेकिन ट्रंप सरकार खुलेआम ये भी बता रही है कि वो मादुरो की ही चुनी गई उत्तराधिकारी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यानी सत्ता की तस्वीर बदली जरूर है, लेकिन खेल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल ताज़ा अपडेट ये है कि डेमोक्रेट्स लगातार ट्रंप से सवाल कर रहे हैं। इसे लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और बाकी अधिकारियों ने वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन को लेकर मीटिंग की। मीटिंग 5 जनवरी को ही हुई, जहां सांसदों ने ट्रंप के आगे के प्लान को लेकर सवाल पूछे हैं। रिपब्लिकन्स ने मादुरो को हटाने के फैसले का समर्थन किया, लेकिन डेमोक्रेट्स का कहना है कि अभी उन्हें इसे लेकर और साफ जानकारी चाहिए। अमेरिका अपने बैटलशिप्स वेनेजुएला के पास तैनात किए हुए है। ट्रंप लगातार अमेरिकी कंपनियों से कह रहे हैं कि वो फिर से वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, और इस बीच एक प्रस्ताव भी आने वाला है जिसके तहत अगर कांग्रेस की मंजूरी नहीं होगी तो अमेरिका वेनेजुएला में कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इस पूरी ब्रीफिंग में विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी शामिल थे। ब्रीफिंग के बाद हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने भी ये साफ कहा है कि हम वेनेजुएला में अमेरिकी सैनिक भेजने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आज के राजदूत के एपिसोड में बस इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया है हमारे साथी अभिषेक ने। आप देखते रहिए खबरगांव।